नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। साथ साथ में मेरे एटलीस्ट सबको वो वीडियोस जरूर दिखाएं जिसमें मैंने भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए हैं, वो सभी के काम की चीज़ है, तो वो सबको जरूर दिखाएं। बाकी जो 10th वाले हैं उनका तो क्लास रेगुलरली जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चल ही रहा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने क्लास की, जिसमें हम पहले भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ते हैं। 5 बार पहले श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अब पहला श्लोक याद कर लिया होगा, ठीक है। और मंडे से हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। 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 तो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास की, जिसमें आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। तो बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि जो आपके पीछे की क्लासेस में था इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया था। अभी आपकी क्लास में 10th में जो पोर्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, और मतलब जो मेन चीज़ें सिर्फ वही दी गई है। पॉलिनोमियल होता क्या, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो एक चीज सबसे पहले पढ़ेंगे, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये दो चीजें हमें पढ़नी होती है, ठीक है। अब मैं बहुत ही बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एकदम शुरुआत से कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं ये चैप्टर नहीं आता है तो भी इस चैप्टर से सीख सकते हैं, यहां से सीख सकते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम इन दो वर्ड्स को समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे, जिसकी भी वैल्यू हमेशा सेम रहती है उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल एक वर्ड ड्राइव होता है वेरी से। वेरी मतलब होता है चेंज होना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास 10 का एक नोट है या 10 का एक सिक्का है, आप उसे किसी भी दुकान पर लेकर जाओ उसकी वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होती, समझ में आया। लेकिन अगर आप सपोज करो कि किसी और सामान को लेकर जाओ, कोई और चीज लेकर जाओ, जैसे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो एक कपड़ा अगर किसी दुकान पर 100 रुपए का मिल रहा है तो दूसरी दुकान पर हो सकता है वो 120 का मिले, तीसरी दुकान पर वो हो सकता है 80 का मिले, ठीक है। तो दैट इज वेरिएबल, मतलब जहां पर किसी चीज की वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जहां किसी चीज की वैल्यू हमेशा सेम रहे उसे आप क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे। जैसे आप 100 का नोट अगर किसी दुकान वाले को दोगे तो उसे वो आपको 100 का ही सामान देगा। किसी दूसरी दुकान पर जाकर 100 रुपए का नोट दोगे तो वो भी आपको 100 रुपए का ही सामान देगा। ऐसा नहीं है कि किसी दुकान पर 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए है, किसी जगह 120 है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कांस्टेंट में हम किन चीजों को यूज करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं। जनरली हम नंबर को यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ही यूज हो। नंबर्स होते हैं जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5, जनरली हम 0 को यूज नहीं करते अप टू इनफिनिट, ठीक है। वेरिएबल में हम किसको यूज करते हैं, ए टू जेड लेटर्स को, ए टू जेड लेटर्स को जनरली यूज करते हैं। जब भी आप वेरिएबल करो तो आप एक चीज का खास ध्यान रखना, वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होता है। वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होता है, नेवर यूज इन कैपिटल लेटर्स। अगर कैपिटल लेटर में अगर आप ए को लिख दोगे तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, समझ में आया। इस चीज का खास ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा 3x, तो यहां पर देखो 3 क्या है, नंबर है, नंबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और x जो होता है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3y लिखो तो यहाँ पर 3 आपका कांस्टेंट और y आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब इसे वेरिएबल कहते क्यों, समझ में आया, इसको वेरिएबल कहते क्यों है, पहले वो समझते हैं।
जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा 3x + 4 = 0। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3x इधर रह जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये +4 है, इक्वल टू के दूसरे साइड कोई चीज जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। लेकिन ये प्लस में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ देखो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला जाएगा -4/3, x की वैल्यू ये आई। लेकिन अगर यही ऐसा होता 3x + 6 = 0, तो यहाँ क्या हो जाता 3x = -6, x = -6/3 और x = -2। अब देखो x तो वही है, यहाँ पर भी x हमने यूज किया, यहाँ पर भी x यूज किया, लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। अगर x की वैल्यू सेम रहती तब तो आप उसे क्या कह सकते थे, कांस्टेंट कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और यही वजह है कि आप x को क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे। तो आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब जो किसी भी वेरिएबल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे, या फिर जो किसी भी वेरिएबल की एफिशिएंसी को इंडिकेट करे, उसे आप क्या कहोगे, कोएफिशिएंट कहोगे। लाइक जैसे मैंने लिखा 3x 4y, तो भाई x के आगे नंबर कौन सा लगा हुआ है, आप कोएफिशिएंट किसको कहोगे, कांस्टेंट को ही कोएफिशिएंट कहोगे, कांस्टेंट को ही कोएफिशिएंट कहोगे। ठीक है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल होता है, सर जब हम कांस्टेंट को ही कोएफिशिएंट कह रहे हैं तो अलग से नाम देने की जरूरत क्या थी, आप कांस्टेंट भी दे सकते थे। इसका जवाब मैं भी थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है। तो 3x में x तो आपका वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट, तो उसी को आप क्या कहोगे, कोएफिशिएंट कहोगे। उसी तरीके से 4y में y आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है 4, और जो कांस्टेंट होगा वही क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा -4z, ठीक है, -4z लिखा, तो इसमें z तो आपका क्या है, वेरिएबल, क्यों, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में यूज हुआ। ठीक है। और ये -4 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट होगा। रिमेंबर वन थिंग, 4 कोएफिशिएंट नहीं होगा, -4 कोएफिशिएंट होगा। कांस्टेंट विद साइन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, कांस्टेंट विद साइन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो ये कांस्टेंट विद साइन, उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। आप जब भी मेरे क्लास में बैठे तो हमेशा पेन एंड पेपर या फिर टेक्स्ट बुक में ही लिख दे ऊपर, ताकि आपको जब भी कोएफिशिएंट टर्म आप पढ़ो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ सर ने ऐसा लिखवाया था, कांस्टेंट विद कोसाइन, उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। इसीलिए हम इसे कांस्टेंट नहीं कहते सिर्फ, क्योंकि कांस्टेंट में तो सिर्फ वैल्यू आती है, जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं सिर्फ वैल्यू आती है, लेकिन कोएफिशिएंट में साइन भी आता है। अब आप कहोगे सर 4y में जब हमने 4y लिखा था तब तो हमने कोई साइन नहीं दिया था, क्योंकि 4y में पॉजिटिव साइन था, कोई साइन नहीं है मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नेगेटिव साइन होता है तो उसको इंडिकेट करना पड़ता है। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट। हमने 3 चीजें पढ़ी, कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा और कोएफिशिएंट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं टर्म, अब हम पढ़ेंगे टर्म। ठीक है। देखो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई नो, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया अच्छे से, जिनको अच्छे से आता है उनका एक रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा। तो टर्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने लिखा 3x, तो देखो यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक टर्म हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन में टर्म तब तक सिंगल रहता है जब तक उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन हो। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन, कोई साइन नहीं दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर इसी को आप ऐसे लिख देते 3/x, तो कौन सा साइन है, डिवीजन का साइन, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म ही कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं 3xyz, तो यहाँ तो 3 वेरिएबल है, तो क्या ये 3 टर्म हो जाएंगे, नहीं, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये सिंगल टर्म ही काउंट होगा। ये क्या काउंट होगा, सिंगल टर्म ही काउंट होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया 3x + y + z, तो यहां देखो जब भी किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद कोई प्लस का साइन आ जाए या फिर माइनस का साइन आ जाए तो आपका टर्म चेंज हो जाता है। जब तक मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है वो आपका सेम टर्म ही रहेगा, जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आता है आपका टर्म चेंज हो जाता है।
तो यहाँ देखो, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये पूरा एक टर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ गया, तो प्लस आने के बाद नया टर्म स्टार्ट हो गया, मतलब दिस इज सेकंड टर्म। इसका फिर से प्लस का साइन आ गया, तो ये आपका थर्ड टर्म। तो यहाँ टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। क्लियर है ये चीज? तो टर्म समझ में आया? जब तक वापिस से समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखिएगा कि जब तक किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है, तब तक वो सिंगल टर्म ही काउंट होता है। जैसे ही उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आपका टर्म चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं इस तरीके से लिख दूं 3xyz प्लस a, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, लेकिन ये काउंट एक ही टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब में मल्टीप्लाई का साइन। लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्लस का साइन आया तो ये आपका सेकंड टर्म होगा, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ और ये हो गया आपका सेकंड टर्म। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसके अंदर 2 टर्म है टोटल। कितने टर्म है, 2 टर्म। अब इसके बाद आते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन को नाम देते हैं। जैसी हमारी टर्म है उसके अकॉर्डिंग उसे नाम देते हैं। अगर मान लो किसी इक्वेशन में एक टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। किसी इक्वेशन में 2 टर्म है तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। और किसी इक्वेशन में 3 टर्म है तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, जैसे मान लो कि मैंने यहां लिख लिया 3x, यहां लिख लिया मैंने 3x प्लस y, और यहां लिख लिया मैंने 3x प्लस y प्लस z। देखो यहां पर एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म। इसे आप क्या कहोगे, मोनोमियल कहोगे। यहां पर 2 टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बार प्लस का साइन आया, मतलब एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो ये 2 टर्म है, यानी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। यहां पर आपकी 3 वैल्यूज हैं, 3 टर्म है, क्योंकि 2 बार प्लस का साइन है, तो एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, टोटल 3 टर्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। लेकिन हमारा चैप्टर तो क्या है, पॉलिनोमियल। तो एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी टर्म होते हैं उन सबको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर फिर बाइनोमियल क्यों बोला, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्यों बोला? अगर ट्राइनोमियल बोला तो 4 जब टर्म आते हैं उसके लिए भी कोई नाम होना चाहिए। ऐसे तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए नाम लगा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज नो नीड ऑफ दैट वर्क, ठीक है, उस काम की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल पॉलिनोमियल ही लिखोगे। उसका मीनिंग, अगर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म, जिस इक्वेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्यों लिखा? बाइनोमियल जनरली आपकी इक्वेशन या तो ट्राइनोमियल होती है या बाइनोमियल होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 5 टर्म भी हो, 6 टर्म भी हो, लेकिन जहां तक आपके 10th के क्लास का सवाल है, वहां तक आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राइनोमियल की इक्वेशंस ही दी जाती हैं, उससे ज्यादा नहीं दी जाती। तो ये तो हमारी यूज में आती है, इसलिए हम इसको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोल देते हैं। अब इसको भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, इसको भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, लेकिन बाइनोमियल बोलने से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें 2 ही टर्म है, तो ये कंसाइज हो जाएगा। उसी तरीके से ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, 3 टर्म है इसके अंदर। लेकिन अगर पॉलिनोमियल बोल दिया जाए तो वी आर नॉट श्योर कि उसमें 2 टर्म है या 3 टर्म है, इसलिए यहाँ पर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोला जाता है। हालांकि आप इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सिंगल टर्म। हमें क्या चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा टर्म जिसके अंदर हुए, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल मीन्स होता है, हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग हम समझा रहे हैं, 2 और मोर देन 2 टर्म्स जिसमें हो उसे आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे। आई होप आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो ये हमारे इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का बेस है, ठीक है। ये आपको आएगा तभी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इक्वेशन पर, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में आपके दो टाइप, पहले हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, या फिर चलो हम x के टर्म्स में लिख लेते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मान लो कि मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी,
तो डिग्री मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसको भी आप अपना अगर लिखना चाहते हो तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वैसे तो ये वीडियो है, आप जब चाहें तब इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी मैं ये की टर्म्स आपको लिखवाता हूं वो अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में नहीं, क्योंकि नोटबुक तो आप कहीं पर भी रख दोगे या फिर लिख कर भूल जाओगे। टेक्स्ट बुक आपको हमेशा यूज करनी होती है, इसलिए टेक्स्ट बुक में लिख के रखें जो चीजें मैं लिखवाता हूँ, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसको देख सको। डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। एक ही बार एक्स है, मतलब उसकी पावर क्या है? 1। तो इसको हम कहेंगे जब भी किसी इक्वेशन में डिग्री अगर 1 तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जब भी किसी इक्वेशन में डिग्री 1 हो तो उसे आप क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x + 4y = 1। अब देखो यहाँ वेरिएबल दो है, x और y है। अब x और y है, सबकी इक्वेशन की जो पावर है वो क्या है? 1। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन। जब भी किसी इक्वेशन की अगर पावर आपकी या फिर हाईएस्ट पावर, या तो आप उसे हाईएस्ट पावर कह दो या फिर आप उसे डिग्री कह दो। हम हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। किसकी? वेरिएबल की। रिमेंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे आप क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन कहोगे। लीनियर इक्वेशन कहोगे। उसी तरीके से अगर डिग्री आपकी 2 हो तब उसे क्या कहोगे? जैसे सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन है 4x² + 3x + 5 = 0। ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है। याद रखना x की पावर अगर कुछ नहीं होता तो x की पावर 0 होता है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। x की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये कैसे आता है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 into x की पावर -1। तो x की पावर 1 अपॉन 1, x की पावर माइनस में होती है वो नीचे लेके जाते हैं, ये कट गया तो आंसर क्या है? 1। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सिर्फ समझाया है कि ये होता कैसे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x की पावर 0 यानी क्या होता है? 1। x की पावर 0 यानी क्या होता है? 1। ठीक है, तो अगर कभी भी इक्वेशन में अगर आपको कोई पावर x की वेरिएबल की कोई पावर नहीं दी गई है, मतलब आप समझ सकते हो उसे 0। कभी कभी हम समझते हैं, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे समझते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? x की पावर 2। तो अगर पावर हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? 2 है, तो उसे आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपकी डिग्री 2 हो, जब भी आपकी इक्वेशन की डिग्री कितनी हो? 2 हो, तो उसे आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। जब भी आपकी इक्वेशन की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसे आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज करो आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है 5x³ + 3x² + 4x + 5 = 0। अब यहाँ सबसे पहले तो हाई डिग्री फाइंड करने की कोशिश करो। देखो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, मतलब आपकी डिग्री क्या होगी? डिग्री आपकी हो गई 3। और जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 3 हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, जब भी आपकी किसी भी इक्वेशन की डिग्री 3 हो तो उसे आप क्या कहोगे? क्यूबिक इक्वेशन कहोगे। ठीक है, अब हम इसे समराइज करते हैं। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में इसे हम लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे डिग्री और यहां हम लिखेंगे नेम ऑफ इक्वेशन। नेम ऑफ इक्वेशन। आपको ये बनाना हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सही समझे। अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 3 हो तो उसे क्यूबिक इक्वेशन। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा सर 3 के 4 के लिए हम क्यों नहीं करते, 5 के लिए? सिर्फ वही आंसर है कि आप करना चाहो तो आप कितने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें जनरली जरूरत होती है इतनी ही इक्वेशन की। ठीक है, तो 1 हो तो
लीनियर इक्वेशन, 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। ये आपका जनरली पैटर्न होता है। इस तरीके से आप चीजों को याद रखते हैं। अब जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, जो कि मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आज मैंने सिर्फ रिवीजन कराया है, वो सिर्फ मैं एक बार आपको बता देता हूं, कल मैं इसे फिर से पढ़ाऊंगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस वैल्यू पर किसी भी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पर या फिर जिस नंबर के लिए किसी भी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए, उसे आप क्या कहोगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा 3x प्लस 4, सॉरी 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर मुझे जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा भाई? वैल्यू किसकी चेंज होती है? वेरिएबल की चेंज होती है। कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होती। तो हम x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को चेक करेंगे। क्या LHS, देखो इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम LHS कहते हैं और राइट हैंड साइड होता है उसे हम क्या कहेंगे? RHS कहेंगे। तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर LHS की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। किसकी? RHS तो ऑलरेडी जीरो है, तो LHS हम चेक करेंगे। अगर मान लो मैंने लिखा 3x प्लस 6, LHS क्या है? 3x प्लस 6। x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, x की वैल्यू क्या लेता हूँ? 0। तो x की जगह पर आप क्या रख दोगे? 0 रख दोगे, प्लस 6। तो ये तो हो गया 3 और 0 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और ये 6। हमें तो 0 लाना था लेकिन हमारा आंसर क्या आया? 6 आया, मतलब ये तो नहीं है। उसी तरीके से अब मैं रखता हूँ 1 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 6, तो ये हो गया 9। लेकिन हमें तो 0 चाहिए था, यहाँ तो 0 नहीं आया, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आंसर नहीं। सिमिलरली अब हम जाते हैं -1 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 -1 प्लस 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 यानी -3 प्लस 6, तो -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? +3। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए था। अब हम आते हैं, अब ध्यान से देखें, अगर मैं ले लेता हूं +2 तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 यानी 3 2 जा 6 प्लस 6 क्या हो गया आपका? 12। तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया। अब हम लेते हैं फाइनली -2, फाइनली हम क्या लेंगे? -2, तो ये हो जाएगा आपका 3 -2 प्लस 6, 3 2 जा क्या होता है? 6 और ये हो जाएगा -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 क्या हो गया? 0। तो जिस मतलब हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया? x इज इक्वल टू -2। मतलब जिस भी वैल्यू पर आपकी इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए उसे आप क्या कहोगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसे आप क्या कहोगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि कल मैं इसे फिर से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? हालांकि इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये इधर ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 18 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? -18, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -18/2, x इज इक्वल टू -9। तो आपका आंसर क्या आया? -9। मतलब -9 अगर x की वैल्यू रखोगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जांपल के लिए चेक करके देखते हैं भाई, जरूरी थोड़ी ही हो, ठीक है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने ली -9, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x प्लस 18 था, उसमें हमने x की जगह पर -9 रखा, -9 प्लस 18, तो ये हो गया -18, ये हो गया +18, +18 -18 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आंसर आया 0। तो आपकी इस इक्वेशन के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? x इक्वल टू -9। सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू पर इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए उसे आप क्या कहोगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कल हम इसे फिर से पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम देखेंगे, और कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हमने काफी सारा जो बेसिक होता है पॉलिनोमियल का वो हमने समझा, इक्वेशन क्या होता है, फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, और उसके साथ साथ जो आपकी इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन, फिर आपकी क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, और फाइनली फिर हमने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास था। बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया, और आई होप कि अगर इस बेसिक को आप ढंग से समझोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।
कल ये आप समझ के आइएगा, उसके बाद एक बार देख कर आइएगा वीडियो और फिर ढंग से उसे समझिएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे किसी भी स्कूल में या ट्यूशन में आप पढ़ लो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट 10th के स्टूडेंट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें, बीच में आधा अधूरा आप छोड़ देते हैं। हालांकि अभी आपके एग्जाम्स नहीं है, जनरली हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम में हम पूरे वीडियोस देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते हैं, लेकिन आप पूरे वीडियोस को देखा करें। और दूसरा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट में मुझे लिख कर बताएं कि सर हमें डाउट है, तो उसका आंसर मैं देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम।